हेलो एवरीवन। आज यूपीएससी के सिलेबस और उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी उसको लेकर हम आपके पास आए। यूपीएससी के सिलेबस और उसकी क्या व्यूह रचना होनी चाहिए उस टॉपिक को लेके आपके सामने आज उपस्थित हुए हैं और आपके क्वेश्चंस आना शुरू हो गया है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पहले हम सिलेबस की चर्चा करेंगे कि यूपीएससी की सिलेबस क्या होती है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं समझेंगे तब तक कोई भी एग्ज़ाम को तैयारी करना आपके लिए मुश्किल होगा और आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो पहले सिलेबस को समझते हैं। बहुत ही सरल लैंग्वेज में, सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस को कितने आसानी से समझना है, क्योंकि सामान्य तौर पे जो आप सिलेबस डाउनलोड करके समझने की कोशिश करते हैं तो आपको दिक्कत होती है। तो हम पूरी सिलेबस को 3 भागों में देखेंगे, क्योंकि परीक्षा जो है वो 3 चरणों में होती है। पहले चरण को प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स कहते हैं, दूसरे चरण को मुख्य परीक्षा मेंस कहते हैं और तीसरे चरण को साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। पहले हम प्रीलिम्स की चर्चा करेंगे। प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है। पहला पेपर होता है जीएस का, दूसरा पेपर होता है सीसेट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। पहला पेपर जो जीएस का होता है उसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, यानी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो 2 मार्क्स का होता है। सेकेंड पेपर जो सीसेट है उसमें 80 क्वेश्चन पूछा जाता है और यह भी 200 मार्क्स का होता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन का जो वैल्यू है, मार्क्स है, वो 2.5 है। लेकिन आपको साथ में यही बताना चाहता हूँ कि यह निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है। 1/3 मार्क्स एक रॉन्ग आंसर करने पे आपके कट कर लिए जाएंगे। यानी कि फर्स्ट पेपर यदि एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स मिलते हैं, तो यदि आप एक रॉन्ग आंसर करते हैं तो 0.66 आपके कट हो जाएंगे मार्क्स। उसी तरीके से सेकेंड पेपर जो सीसेट का है उसमें यदि आप कोई रॉन्ग आंसर करते हैं तो वहाँ पे 0.833 मार्क्स जो है वो कट होंगे, यानी कि 1/3 मार्क्स आपके कट होते हैं। बट सेकेंड पेपर जो सीसेट है उसमें केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। प्रीलिम्स के रिजल्ट में उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे सीसेट, आपके जीएस के जो आंसर सीट है उसको चेक नहीं किया जाता है। तो यह भी महत्वपूर्ण है, बट उसमें केवल 33% ही आपको मार्क्स लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो सेकेंड पेपर के लिए आपकी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट जो है 40-45% मार्क्स लाएं, ताकि 33% के आसपास रहने पे हो सकता है कि बाउंड्री के आसपास हो तो आपका रिजल्ट जो है वो डाउटफुल हो सकता है, संदिग्ध हो सकता है। तो पहले प्रीलिम्स की चर्चा करते हैं कि प्रीलिम्स में आपको क्या करना है, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, बुक लिस्ट क्या होता है और किस तरह से आप प्रीलिम्स को क्लियर करेंगे और उसका कट ऑफ क्या होता है। और फर्स्ट पेपर जो जीएस है उसमें 7 टोटल जो 7 सब्जेक्ट है उसमें उस सब्जेक्ट को रखा जाता है और हर साल जो क्वेश्चंस के जो नंबर्स हैं वो घटता बढ़ता रहता है। किसी साल हो सकता है कि ज़्यादा ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी वर्ष में करेंट से ज़्यादा क्वेश्चन होता है, कभी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन होता है। यही 3-4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें 7 कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जीएस में जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो करेंट अफेयर्स का है, जिसमें कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही करेंट अफेयर्स पे ध्यान देना होता है। ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल जो घटनाएं होती है जो भारत को कहीं ना कहीं प्रभावित करता हो, उस तरह के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारत में भी जो नेशनल जो करेंट है उसमें आपको देखेंगे कि किसी तरह के सिस्टम में चेंजिंग या कुछ बड़ा सा व्यापक कोई चेंज हो रहा है, तो वैसे क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और करेंट अफेयर्स में केवल आप यह ना समझें कि करेंट अफेयर्स को सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, पॉलिटी के भी जो गवर्नमेंट सिस्टम है उससे भी करेंट को आपको अप टू डेट रहना पड़ता है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट के साथ आपको मिक्स करके भी पूछा जाता है। इसलिए करेंट अफेयर्स की तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी। यदि हम करेंट अफेयर्स की बात करें कि कहाँ से इसकी तैयारी करनी है, तो इसकी तैयारी के लिए आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस 2 न्यूज़पेपर है जिसको आप देख सकते हैं। इसके साथ ही विजन आईएएस का 365 जो करेंट अफेयर्स की हैंडबुक आती है, उससे आप अपनी तैयारी करेंट अफेयर्स की कर सकते हैं। करेंट अफेयर्स के लिए इसके अलावा कहीं से भी आपको अलग से कोई
मैगजीन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि योजना और कुरुक्षेत्र ये 2 मैगजीन आप ले सकते हैं, इसकी तैयारी के लिए आपको सहायता और मदद मिलेगी। सेकेंड जो सब्जेक्ट है वो है भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति। साथ में उसके जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो बुक्स आती है उसको भी आपको देखना होगा। तो हम अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जैसा मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि हिस्ट्री में आपको क्लास 6 से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक्स आपको 2 से 3 बार रीड करनी होगी, पढ़नी होगी। स्पेशली 6 से लेकर 10 क्लास तक की जो बुक्स है वो ओल्ड एडिशन की आपको लेनी है। याद रखेंगे, ओल्ड एडिशन की आपको ये बुक्स जो है आपको लेनी है, क्योंकि उसमें ओल्ड एडिशन में बहुत अच्छे से दिया गया है। उसी तरीके से आप 11th और 12th क्लास में देखेंगे तो आर एस शर्मा की बुक एंशिएंट हिस्ट्री में 11th क्लास में आती है, सतीश चंद्रा की मेराइवल में आती है, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा की एनसीईआरटी की बुक्स आती है। यानी कि 11th 12th क्लास की जो बुक्स है 11th क्लास में 2 और 12th क्लास में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि 6 से लेकर 10 क्लास तक जो पढ़ेंगे उसी का रिपीटेशन आपको मिलेगा 11 और 12 क्लास की हिस्ट्री की बुक में। इसके अलावा आपको नितिन सिंघानिया की जो आर्ट एंड कल्चर है इंडियन हिस्ट्री की, वो बुक्स आपको बहुत मदद करेगी, क्योंकि यह बहुत ही सरल है, इसको मैंने पढ़ा भी है, तो आप इसको ज़रूर लेंगे। तो हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की बुक्स, नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर, और फ्रीडम मूवमेंट के लिए विपिन चंद्रा की बुक, बस इतनी सी बुक से आपकी फिल्म्स की पूरी तैयारी जो है वो हिस्ट्री में हो जाती है। इसके लिए अलग से आपको दूसरे बुक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं हम फिल्म्स के तीसरे सब्जेक्ट की तरफ। तो तीसरे सब्जेक्ट में ज्योग्राफी की चर्चा करते हैं। ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया की जो ज्योग्राफी है, यानी भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, दोनों ही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दोनों के फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक, तीनों ही जो एस्पेक्ट हैं तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किंतु जो फिजिकल ज्योग्राफी है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आपको फिजिकल ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए। तो क्लास 6 से लेकर 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है, और उसके साथ ही आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस को आप पढ़ेंगे। वैसे माजिद हुसैन की फिजिकल ज्योग्राफी भी है, अगर आपके पास समय हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं। एक बुक मैं अलग से रिकमेंड कर सकता हूं। और रिचर्ड की, इंग्लिश में जो रिचर्ड की फिजिकल ज्योग्राफी आती है उसको आप इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उसको पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी की तैयारी उनकी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के लिए आपकी पूरी यह व्यूह रचना होगी, आपकी स्ट्रेटजी यह होगी कि आप इतनी ही बुक्स पढ़ेंगे। और ज्योग्राफी के लिए अलग से कैसे पढ़ना है, इसके लिए मेरी जो यूट्यूब चैनल पे अपलोड की गई वीडियो है उसको देखिए। हिस्ट्री के लिए अपलोड की गई है वीडियो, जीएस के लिए कौन सी बुक्स और किस तरह से पढ़नी है, पूरे बुक्स के साथ मैंने डिटेल्स में बताए थे। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर अब उसको देख सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको मदद मिलेगी। अब हम चलते हैं पॉलिटी की तरफ। पॉलिटी में आप देखेंगे कि लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी है सब लोग पढ़ते हैं, वो बुक्स बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम बख्शी की बुक है वो भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। पीएम बख्शी की जो बुक्स है वो इंग्लिश मीडियम की बुक्स है, वो आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट पढ़ेंगे, बट उसके जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर पढ़ना हो तो सुभाष कश्यप की बुक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उसको पढ़ सकते हैं। तो ये रही आपकी पॉलिटी के लिए। पॉलिटी में आपको देखना है कि गवर्नमेंट सिस्टम, गवर्नेंस सहित कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन सबको आपको पढ़ना होता है। अब रही बात की पॉलिटी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो मैंने पिछले भी वीडियो में बताया थे कि पॉलिटी के लिए आप सबसे पहले आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, अमेंडमेंट, पंचायती राज, कैग और शेड्यूल यानी अनुसूचियाँ। ये पूरे के पूरे 12 चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे अगर उसमें देखेंगे तो आपके पास टोटल जो है 60 से ज़्यादा चैप्टर है, बट पढ़ना आपको यही 12 चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और वहीं से आप रिजल्ट जो है क्लियर कर सकते हैं। अब चलते हैं साइंस की तरफ। साइंस के लिए 9th 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स एनफ है, उसी से आपके क्वेश्चन जितने मिलने हैं मिल जाएंगे। साइंस में करंट से भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस जो है वो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं,
साइंस के बारे में आप निश्चित नहीं हो सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मैं केवल आपको हिंट्स करूँगा कि जो ह्यूमन बॉडी से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती है, चाहे वो विटामिन मिनरल्स हो या फिर ह्यूमन बॉडी किस तरह से काम करती है, ब्लड ग्रुप्स एंड ब्लड सर्कुलेशन सहित लिम्फ जितने भी है, उसके बारे में आप डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से हेल्प मिलेगा। और जो भी अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग और तमाम तरह के जो नए शोध हुए हैं उस पर आप फोकस करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आपको साइंस में मिलेंगे। वैसे यदि उससे आपको साइंस का काम नहीं होता है, आपका बैकग्राउंड साइंस नहीं है, तो TMH टाटा मैग्रे हेल्थ की साइंस के लिए बुक आती है, उससे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं और वहाँ से आपको प्रीलिम्स की पूरी तैयारी करनी चाहिए। अब बात आती है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के बारे में मैं बोलूँगा कि ट्रेडिशनली क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। देखा जाए तो 15 से 20% ही क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको करेंट को भी देखना पड़ेगा। इंडियन एक्सप्रेस आप देखेंगे, इसके अलावे आप इंडिया ईयर बुक है, फिर बजट है, इंडिया सर्वे की जो मार्च में आ जाती है वो मैगजीन्स है भारत सरकार की, वो यहाँ से अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो इकोनॉमिक्स की तैयारी है वो हो जाती है। और इकोनॉमिक्स के लिए आपको 9th क्लास की NCERT और 11th क्लास की NCERT, ये 2 NCERT प्लस रमेश सिंह की बुक्स पढ़नी है, जहाँ से आपको RBI सहित जो स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि शेयर बाज़ार और डिमांड एंड सप्लाई, इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सारे 5-6 चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आप फोकस करिए केवल इसी चैप्टर पे, तो आपको मदद मिलेगी और यहाँ से आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक्स में जो मैंने बताया है, इस बुक्स के अलावा आपको कोई भी बुक्स नहीं लेनी है। लेकिन जो लोग हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम के लिए लाल एंड लाल की बुक्स आती है रमेश सिंह की जगह, आप उससे भी अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात करें तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि शंकर IAS की जो बुक है वो सफिशियंट है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए फ्रेंड्स आपको 3, 4, 5 बार तक उसको अधिक से अधिक रीडिंग करनी होगी, ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट भी मिले। और करेंट से जुड़े हुए जितने भी चैप्टर है उसको ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे और आप उसको बना पाएंगे। आपके क्वेश्चन जो है बहुत तेज़ी के साथ आ रहे हैं। इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं आप मुझे बता सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो है 7 सब्जेक्ट हैं। ये 7 सब्जेक्ट से आपके GS के फर्स्ट पेपर यानी कि प्रीलिम्स की पूरी तैयारी हो जाती है। और प्रीलिम्स को क्लियर करने का जो तरीका हो सकता है वो हम आपको बताएंगे। जैसे अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो आप साइंस को पूरी तरह इग्नोर करके चल सकते हैं। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, अगर ये 5 करते हैं तो आपको 100 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 80-85 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 80 क्वेश्चंस मिलता है तो कट ऑफ जो है वो 120 के आसपास होता है जनरल कैटेगरी का। बाकी जो कैटेगरी में है उनका और भी कम होता है। तो 115 से 120 के लिए 60 क्वेश्चन ही आपको सही करना पड़ता है। तो आप साइंस को इग्नोर कर सकते हैं। जिनका साइंस है तो अगर उनको लगता है कि हिस्ट्री को छोड़ा जा सकता है, हिस्ट्री छोड़ सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री से 15 क्वेश्चंस तक आते हैं। बट पॉलिटी ऐसा है जिसमें कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। पॉलिटी बहुत ईजी भी है, उसको समझना बहुत आसान होता है, तो आप वहाँ पॉलिटी की तैयारी कर सकते हैं। अब पॉलिटी के साथ आप दूसरी सब्जेक्ट की चर्चा करें तो 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिसको कि आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते प्रीलिम्स के लिए। वो है एक ज्योग्राफी और एक है इन्वायरमेंट इकोलॉजी। क्योंकि ज्योग्राफी से कई बार क्वेश्चन जो है वो 20 से 25 तक होते हैं। कई वर्षों में देखा गया है कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चन जो है 20, 25, 30, 35 तक क्वेश्चन जो है केवल पूछा गया है। तो ये 2 अगर पेपर को पकड़ते हैं तो आपके मिनिमम 40 क्वेश्चन की गारंटी होती है। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी को अच्छे से करिए। हिस्ट्री को आप मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, एंशिएंट और मेराइवल को छोड़ सकते हैं। बट मेराइवल से बहुत 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं, तो मेराइवल को आप पूरी तरह इग्नोर कर सकते हैं। बट फ्रीडम मूवमेंट से मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ आपको बिपिन चंद्रा की बुक जो है आपको हेल्पफुल रहेगी। आपको वहाँ से देखना पड़ेगा और वहाँ से आपको करना पड़ेगा। अब रही बात की ये स्ट्रेटजी मैंने जो बताई है, उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है कि किस तरह से उसको किया जाना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि
क्वेश्चन जो है अब जब सोल्व करना है तो एलिमिनेशन मेथड होती है, एलिमिनेट करके आप सोल्व करिए क्वेश्चंस को। जब एलिमिनेट करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर कर पाएंगे। अभी जो समय है, जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इस साल, अभी पता नहीं है कि कब आपका एग्ज़ाम होगा, डेट कई बार आएंगे, पोस्टपोन होंगे, लेकिन एग्ज़ाम की जो संभावना है वो आप ये मान के चलिए कि चूँकि मई एंड हो गया है, जून आना है, तो आपके एग्ज़ाम की संभावना जो है वो जुलाई अगस्त में ही बनती है। और जब तभी पूछा जाएगा जब ये एग्ज़ाम तभी अनाउंस होगा जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग में आप देख रहे हैं जिस तरह से कोरोना का स्प्रेड जो है तेज़ी के साथ हो रहा है, तो आप ध्यान से देखें। अगर आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि अभी एग्ज़ाम में समय है, बट इसका मतलब यह नहीं कि आप शांत हो जाए और अपने जो टेम्परामेंट है उसको आप डाउन करें। उसी पेस में अगर अपनी तैयारी को रखेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं एग्ज़ाम को। अगर हम बात करें कि चलिए ठीक है, प्रीलिम्स के लिए आप सीसेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि सीसेट को भी क्लियर करना ज़रूरी है, अदरवाइज आप कितना भी क्वेश्चंस बना के आएंगे तो आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो सीसेट की चर्चा करते हैं। सीसेट से भी क्वेश्चंस जो है आप लोग पूछ रहे हैं कि सीसेट की तैयारी कैसे करनी है। सीसेट जो है मैंने अभी बताया है कि 80 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के हैं और 2 घंटे की एग्ज़ाम, दोनों ही दो घंटे की एग्ज़ाम होती है। जनरली 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच जो है वो पेपर स्टार्ट होता है प्रीलिम्स का, और बीच में 3 घंटे का गैप होता है। तो यही मेरे ख्याल से यही रहना चाहिए। तो उसके हिसाब से ही अपने जो डेली रूटीन्स है उसको अभी से आप तैयार करिए, क्योंकि डेली रूटीन बहुत महत्वपूर्ण होता है। डेली रूटीन अगर आपका अच्छा होगा तो वो आपके एग्ज़ाम में कहीं भी 1-2 क्वेश्चन कम होने की जो संभावना है उसको नहीं घटने देती है। तो आप डेली रूटीन को भी फॉलो अच्छे से करिएंगे। चलते हैं सीसेट की तरफ और सीसेट को देखते हैं कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो सीसेट में कंप्रहेंशन, डिसीजन मेकिंग, नंबर्स, डेटा एनालिसिस, मेंटल एबिलिटी, ये सब चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग पूछे जाते हैं, टेबल पूछे जाते हैं, चार्ट पूछा जाता है। तो ये अगर प्रीवियस 7-8 ईयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं जो बता रहा हूँ बस इतने ही जगहों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि टेबल, चार्ट, मेंटल एबिलिटी, नंबर्स यानी न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब 10th स्टैंडर्ड के होते हैं, बट अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 10th स्टैंडर्ड से ऊपर के होते हैं। हालांकि सिलेबस में होता है कि 10th स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसकी तैयारी जो है अभी से शुरू कर दीजिए, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बिल्कुल उसी चैप्टर को लिख लीजिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे भी। RS अग्रवाल की बुक आपको लेनी होगी वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए भी आप उसी को पढ़िए। और कंप्रीहेंशन के लिए आपको TMH जो कि सीसेट मैनुअल के नाम से है, तो TMH टाटा मैग्रे हेल्थ की बुक लीजिए। अरिहंत की प्रैक्टिस सेट आती है सीसेट के लिए, आप यहाँ से कर सकते हैं। बट मैक्सिमम जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो मैथ में बड़े कमज़ोर होते हैं, रीजनिंग बड़ा उनको टफ लगता है, क्योंकि बिल्कुल जो तैयारी कर रहे हैं उसमें उनके लिए बड़ी समस्या होती है। लेकिन जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए सीसेट कुछ भी नहीं होता है। और फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जब सीसेट को कंपल्सरी बनाया गया था, सीसेट जीएस दोनों मिला के रिजल्ट दिया जाता था, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कैट मैट वाले जो होते थे वो 200 मार्क्स में से 190 180 वहीं से ले आते थे, और इधर जीएस में उनका 30-35 ही नंबर या 40 नंबर यानी 20 क्वेश्चन भी 100 में से बनाते थे तो उनका रिजल्ट हो जाता था। जबकि जो आर्ट्स बैकग्राउंड ह्यूमनिटी के तरफ से जो हैं, जिन्होंने पढ़ा है ह्यूमनिटी या फिर सोशल साइंस की तरफ से, उनके लिए मुश्किल हो जाता था कि वो सीसेट नहीं बना पाते थे और उनका रिजल्ट जो है नहीं होता था। इसको लेकर काफ़ी आंदोलन हुआ दिल्ली से लेकर पूरे इंडिया में, और बाद में डिसाइड हुआ कि नहीं, अब सीसेट जो है वो केवल कंपल्सरी होगा। तब जाके फिर से रिजल्ट जो है वो होना शुरू हुआ जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं। तो फिर भी अभी सीसेट को इतना टफ किया गया है तो आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत केयरफुली आपको तैयारी करनी होगी। अदरवाइज बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि सीसेट में ही हमेशा नहीं क्लियर कर पाते हैं और फिर उनका पीटी नहीं आता है।
फिर मैं बात करूंगा मेंस का, तो बताऊंगा कि मेंस में भी किस तरह से इंग्लिश इस तरह से टफ हो गए हैं कि इंग्लिश के चलते भी इंग्लिश डिस्क्वालीफाई होते हैं और फिर उनका मेंस नहीं होता है। तो आपको सीसेट की प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी होगी। आप एक सर्कल बना के भी प्रैक्टिस करेंगे तो उससे भी आपके सीसेट की जो समस्या है उसका आपका निदान हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है पूरी तरह से सीसेट की तैयारी कर सकते हैं। और RS अग्रवाल की बुक आपको हेल्प करेगी उसमें, मैथ में भी और नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग में भी। तो फ्रेंड्स, आपके फिल्म्स की तैयारी इस तरह से थी। और फिल्म्स में आप जैसा मैंने बताया कि फिल्म्स में आपको 33% सीसेट में आपको केवल लाना है और इसके लिए 28 क्वेश्चन आपको सही करना है 80 में, बट निगेटिव नहीं होना चाहिए, कट होकर करना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एट लिस्ट आप कितना क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। तो GS के लिए कम से कम 100 में से 90 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करिए, 85 मिनिमम होना चाहिए, तब जाके आपके जो है निगेटिव जब घटाएंगे तो 60 के आसपास रुकेगा। सीसेट में भी वही है कि कम से कम 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट लीजिए आउट ऑफ 80, तो आप सीसेट क्वालिफाई करेंगे। तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और यहाँ से आप जो है इजीली अपनी तैयारी को गति दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये रही पीटी की बात और ये रही पीटी की आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। अब चलते हैं मुख्य परीक्षा की तरफ, यानी मेंस की तरफ। मेंस परीक्षा के लिए सिलेबस आपको मैं बताता हूं कि सबसे पहले 2 लैंग्वेज के पेपर्स होते हैं जो 300 मार्क्स के होते हैं ईच पेपर। पहला पेपर होता है कि कोई भी इंडियन लैंग्वेज, जो हिंदी मीडियम के हैं हिंदी रखते हैं, या फिर जो जिन्होंने मैथिली रखा है, जिन्होंने कन्नड़ रखा है, तेलुगु रखा है, तो जितने भी 8वीं अनुसूची में जितनी भी दी गई है लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज रख सकते हैं। सेकेंड पेपर होता है वो होता है इंग्लिश का, जिसको भी आपको क्लियर करना होता है। तो 300 + 300 2 लैंग्वेज के पेपर, जिसमें 25% मार्क्स आपको लाने होंगे, तब आप आपके जो मेंस के बाकी जो पेपर्स हैं वो चेक किया जाएगा। जैसे मैंने पीटी में बताया, आप क्वालिफाइंग पेपर आपके सीसेट है, तो यहाँ भी लैंग्वेज के 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर है, जिसके बाद आपके जो बाकी के पेपर्स हैं वो चेक किए जाएंगे। तो यहाँ भी ये ज़रूरी हो जाता है कि आपके जो लैंग्वेज पेपर्स है, हिंदी या दूसरा कोई भी, एंड इंग्लिश, इसको क्लियर करना पड़ेगा। बट है बहुत ईजी कैसे है, हिस्ट्री में अगर देखेंगे दोनों लैंग्वेज के पेपर्स को, अगर 300 को अगर आप देखेंगे कि 300 में आता क्या क्या है, तो 100 मार्क्स के आते हैं एस्से, दोनों ही पेपर में, इंग्लिश में भी हिंदी में भी 100 मार्क्स के आपके केवल एस्से आते हैं। उसी तरीके से कंप्रेहेंशन 60 मार्क्स के आते हैं, प्रेसिज राइटिंग 60 मार्क्स के आते हैं। तो कुल मिला के 220 मार्क्स 3 ही से आपको कवर हो जाता है। एक तरफ से एस्से से, दूसरा प्रेसिज राइटिंग, तीसरा कंप्रेहेंशन, यहाँ से 220 मार्क्स क्लियर है। बाकी जो है 20 मार्क्स के इंग्लिश से हिंदी, और फिर 20 मार्क्स इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, यानी कि जस्ट ट्रांसलेशन से पूछे जाते हैं 40 मार्क्स के क्वेश्चंस। और बाकी जो बचे 40 उसमें पूछे जाते हैं केवल और केवल ग्रामर, यानी कि व्याकरण पूछा जाता है। तो व्याकरण के क्वेश्चंस जो है आप वहाँ से क्लियर करते हैं। ये रहा आपको दोनों लैंग्वेज पेपर के सिलेबस। इसको पढ़ने के लिए जो भी आपने 10th बोर्ड में, जो भी बोर्ड से आप हैं, उसी बुक्स को देखेंगे तो आपका हो जाता है। प्रेसिज राइटिंग आपको पता है 1/3 करना होता है, एक आपको उसमें शीर्षक देना होता है बस, और आपको लास्ट में टोटल नंबर एंड जो संक्षिप्त नंबर होते हैं, यानी संक्षेपित प्रेसाइज जो नंबर्स होते हैं वो आपको लिखना होता है। और अलग से प्रेसिज सीट भी मिलती है प्रेसिज राइटिंग के लिए। बहुत ईजी है। आप इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश में बहुत ईजिली आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ग्रामर आपको पता ही है, पर ग्रामर जो है बिल्कुल नाउन प्रोनाउन, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एंड फ्रेजेज, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, यही सब पूछा जाता है। आप एक बार देख लीजिएगा सिलेबस, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी को होता है। जिससे आपका मेरिट बनने वाला है, अब उस की बात करते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। तो 4 आपके GS के पेपर होते हैं, हर पेपर होते हैं 250 मार्क्स के। 4 GS के पेपर 250, यानी कि टोटल हुए 1000 मार्क्स। एक होता है ऑप्शनल पेपर, यानी कि आपके वैकल्पिक विषय जो भी आप रखते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, फिजिक्स में भी कुछ भी रखते हैं उससे, तो उसके 2 पेपर।
एक पेपर 250 मार्क्स के यानी कि 500 मार्क्स के, ऑप्शनल पेपर 1000 मार्क्स के जीएस पेपर यानी कि 1500, और एसए के पेपर होते हैं 250 मार्क्स के अलग से, यानी कि 1750 पे आपका रिजल्ट होता है। सिलेबस के हिसाब से अब आगे बढ़ते हैं कि आपको जीएस में कहाँ से क्या क्या पूछा जाता है। उसके हिसाब से हम अगर बढ़ते हैं तो फर्स्ट पेपर जो है जिसमें कि आपको हिस्ट्री पूछा जाता है, ज्योग्राफी पूछा जाता है एंड सोसाइटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में भी आप देखें फ्रीडम मूवमेंट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसा कि सिलेबस मैंने आपको ये बुक लिस्ट बताया था आपको पीटी में, बस वही आपका बुक यहाँ भी आपको हेल्प करेगा। अगर आपको अलग से कोई बुक चाहिए तो इसके लिए टीएमएच या फिर स्पेक्ट्रम की गाइड आप ले सकते हैं फर्स्ट पेपर के लिए। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है यहाँ से आपका क्लियर होता है। सेकेंड पेपर की अगर हम बात करते हैं जिसमें कि पॉलिटी पूछा जाता है, गवर्नेंस पूछा जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि आईआर पूछा जाता है, और सोशल जस्टिस से पूछा जाता है। सेकेंड पेपर में फिर से वही लक्ष्मीकांत, आपको पीएम बख्शी की बुक आपको देखनी होगी, 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स जिसमें कि गवर्नेंस दिया गया है, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। और फिर आप देखेंगे सोशल जस्टिस के लिए नॉर्मली जो नोट्स दिया जाता है आप उससे अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए पीएम बख्शी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट और फिर सुभाष कश्यप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ले सकते हैं। तो जो फिल्म्स में आपने रखा था और जो फिल्म्स में अपने तैयारी में पॉलिटी यूज किया था बस उसी को देखना है। राइट्स के लिए अलग से नोट्स किसी कोचिंग संस्थान से अगर मिलता है बाजीराव रवि का तो उससे आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो अधिकार हैं उसके लिए अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको बने बनाए मटेरियल्स जो है मिलेंगे, वहाँ से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि हम थर्ड पेपर की बात करें जीएस के थर्ड पेपर की, तो उसमें इकोनॉमी पूछा जाता है, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। तो फिर से जो है आपको मैं बताऊंगा कि वही रमेश सिंह की बुक्स 9th 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो, और आपको योजना कुरुक्षेत्र इकोनॉमिक सर्वे जो भारत सरकार की है, बस इतने से आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो थर्ड पेपर की आपकी तैयारी होती है। और करेंट पे आपको खास फोकस रखना है। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपकी करंट में जो चेंजिंग हो रही है वहाँ से आपके क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाता है। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी थर्ड में पूछा जाता है, तो इसके लिए स्पेक्ट्रम की गाइड या फिर विवास पैनोरमा दोनों में से कोई एक ही आप प्रीफर करेंगे। स्पेक्ट्रम बेटर है, स्पेक्ट्रम की गाइड जो है आप उससे कर लेंगे तो स्पेक्ट्रम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आपकी पूरी तैयारी हो जाती है। इसमें बायोडाइवर्सिटी से भी क्वेश्चन है, तो क्योंकि आप शंकर आईएएस की बुक्स पढ़े हैं और चूँकि यहाँ पे केवल एलोबरेट करना होता है शॉर्ट में, तो 9th 10th की जो साइंस पढ़ते हैं उससे इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो शंकर आईएएस है उससे आपका काम होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट भी इसमें पूछा जाता है, क्योंकि अभी कोरोना आई है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का रोल जो है बहुत बड़ा हो चुका है। ऐसे में इससे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो बने हैं वो आपको इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से पढ़ेंगे तो थर्ड पेपर की पूरी तैयारी आपकी हो जाती है। अब चलते हैं फोर्थ पेपर की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है जिसमें कि एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। सुब्बा राव की किताब एकमात्र किताब है जिससे आपको पढ़ना है, एक मात्र बुक सुब्बा राव की। और प्रैक्टिस के लिए अलग से आप जो गाइड है या कोचिंग क्लासेस के नोट्स है वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फोर्थ पेपर बहुत स्कोरिंग भी है, बहुत कम मार्क्स भी आते हैं, दोनों चीज़ें इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा 1750 का पूरा सिलेबस है, जिसमें कि एस्से में 2 एस्से लिखना होता है। और एस्से के लिए आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसके न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल है वो आपको महत्वपूर्ण है, उससे आप देखिएगा। और स्पेक्ट्रम गाइड का जो एस्से है उससे आप तैयारी करेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा। और एस्से में भी 250 में 200 मार्क्स तक आते रहे हैं, इसीलिए एस्से की को भी इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत अच्छी तैयारी, राइटिंग स्किल की परिचय उसमें दी जाती है। जितना सब हेडिंग बना के लिखेंगे, कोटेशंस डालेंगे, उतना अधिक आपको मार्क्स मिलेगा। और एस्से के लिए भी आपको पता होता है कि एक करेंट से होगा, एक कल्चर से होगा, एक इकोनॉमी से होगा, एक इन्वायरमेंट से होगा। तो ये 4-5 ऐसे चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्री प्लानिंग करके अपनी तैयारी कर सकते हैं और आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि हम लोग जब एग्ज़ाम देते थे तो हमेशा मुझे इसी तरह से मैं चैप्टर डिसाइड करके जाता था और मुझे मिलता था और मैं उसी को लिखता था। तो
आप ऐसे की तैयारी भी इजीली कर सकते हैं। ये साढ़े 1700 का टोटल सिलेबस है और ये पूरी रणनीति आपको जो मैंने बताया है उसके हिसाब से करनी है। मेंस को क्लियर करने के लिए आपको मेंस में डायग्राम मैप का प्रयोग करना पड़ेगा, टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा, प्रिसाइज करके लिखना पड़ेगा, संक्षिप्त रूप में लिखना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ेगा। कहीं से भी आप इंट्रोडक्शन देके बड़ा बड़ा नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही समय कम होता है। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, चाहे ऑप्शनल हो या फिर आपका जीएस हो। अगर आपका मेंस की तैयारी चल रही है तो पर डे एट लीस्ट 3 आवर्स 3 घंटे आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, आप इसकी तैयारी इस तरह से करेंगे तब जाके आप सफल होंगे। और जब मुख्य परीक्षा आप सफल होते हैं, मेंस सब क्लियर करते हैं, तब आप बारी आती है इंटरव्यू की, और यह होता है 275 मार्क्स की। और मेंस का मार्क्स और 275 इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर फाइनल मेरिट बनता है। तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू से भी ज़्यादा जो मार्क्स दे सकता है वो है मेंस का, जो 1750 का है। हालांकि जो लोग एक बार मेंस क्लियर करते हैं और इंटरव्यू में यदि वह 200 प्लस लाते हैं तो वह नीचे से हो या कहीं भी वो सक्सेस 100% होते हैं। तो इंटरव्यू को भी आप देखेंगे तो इंटरव्यू लास्ट आपका दरवाज़ा है जिसको तोड़ना होता है, क्लियर करना होता है। तो इंटरव्यू के लिए भी कुछ चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। 275 मार्क्स में से 230 तक 250 तक नंबर आप ला सकते हैं। 230 235 तक तो आते रहे हैं। इसको लाने का आप टारगेट रखिए 200 आपको आए इंटरव्यू में। इसके लिए कई चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। पहला तो आपके जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे उसकी पकड़, ऑप्शनल पेपर रखा है उसकी जानकारी, हॉबीज है उसकी जानकारी, आपके बायोडाटा की जानकारी, आपके नाम का मीनिंग क्या है, फादर्स के जो जॉब है या फिर कोई प्रोफेशन है उसके डिटेल्स, आपके होम डिस्ट्रिक्ट, आपके होम स्टेट, करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपका एक्सप्रेशंस कितना ईजिली है और कितना आप अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट करने पे ही मार्क्स मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर ना दे तो उससे कोई भी कुछ दिक्कत नहीं होती है, नंबर नहीं कटता है। नंबर वहीं से मिलता है जब आप एक क्वेश्चन का जवाब भी बहुत इम्प्रेसिव ढंग से रखेंगे तो आपको वहीं से नंबर मिलना शुरू होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको बिल्कुल रटाया जाएंगे और आंसर करेंगे तो आपको इंटरव्यू में नंबर मिलेंगे। इंटरव्यू के लिए आपको मॉक इंटरव्यू, सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट देना चाहिए। मॉक इंटरव्यू जितना ज़्यादा आप फ्रेंड्स के बीच या जो भी आप संस्थान में जाते हैं वहाँ करेंगे वो सबसे अच्छा है। संकल्प दिल्ली की संस्था है जहाँ से मैं इंटरव्यू की तैयारी किया था, सबसे बेटर है। हालांकि कई जगहों पे मैंने मॉक इंटरव्यू भी दिए थे। सो मॉक इंटरव्यू अपने फ्रेंड्स के बीच करेंगे तो बेटर है। आप अपने साइज़ के हाफ साइज़ का आईना लेकर रख सकते हैं, मिरर के सामने आप चेयर पे बैठ के अपनी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस बनाएं। इंटरव्यू को लेकर डायरी रखें, डायरी में जो जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस बन रहे हैं उसके क्वेश्चंस बनाएं। सेकेंड पार्ट में उसका आंसर वगैरह तैयार करें। इंटरव्यू के लिए अपना आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाएं। आई टू आई कॉन्टैक्ट में अगर दिक्कत होती है तो आप नोट पे देखिए जिनको भी आप आंसर कर रहे हैं। बोर्ड में जनरली 6 से 7 मेंबर्स होते हैं, मिनिमम 5 तो होते ही हैं, बट उसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई लेडी मेंबर्स हैं तो उनको सबसे पहले गुड मॉर्निंग या नमस्कार जो भी आप संबोधन करना चाहते हैं उनको सबसे पहले करें, भले ही उस इंटरव्यू बोर्ड को चेयर करने वाले मेल मेंबर हो। अदरवाइज अगर मेल सभी हैं तो जो बीच में बैठे सेंटर में होते हैं वो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं, वो चेयर करते हैं इंटरव्यू को, उनको सबसे पहले आपको नमस्कार करना है, बाकी को एक साथ आप कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अलग से हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे या फिर लाइव होकर आपको इंटरव्यू का डिटेल्स में आपको तैयारी के लिए बताएंगे। आज का मुख्य विषय ही यह था कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, उसकी स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए जिससे कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। मुझे लगता है दोस्तों कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, और उसी के हिसाब से हमने यूपीएससी की पूरी सिलेबस आपको बताई है और बुक लिस्ट बताई है कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस आपके बहुत तेज़ी के साथ आ रहे हैं, सभी क्वेश्चंस जो भी हैं वो सभी क्वेश्चंस को हमने देख लिया है और सभी को मैंने कवर भी कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है। बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। और आज का थोड़ा शेड्यूल भी मेरा हैक्टिक है क्योंकि जस्ट फेसबुक के बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव होने जा रहा हूं, तो वहां भी मैं इसी चैप्टर की चर्चा करूंगा। और जिनके भी क्वेश्चंस रह गए होंगे कि हाँ मेरा क्वेश्चन रह गया या मेरे क्वेश्चन कवर नहीं किए गए,
तो आप वो क्वेश्चन मेरे चैनल पे मैं अभी यूट्यूब लाइव हो जाऊंगा 5 मिनट के बाद, तो आप वहाँ पे भी अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वह मैं सीरियसली उसको देख रहा हूँ और उसको मैं पूरा करूँगा और वहाँ भी मैं आपको बताऊँगा। सो कल तक के लिए सबको बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। मैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, IAS। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे और आपकी तैयारी चलती रहे।